हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे ईसीजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब कि एंड बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक भी है। बहुत सारे लोगों का डाउट था कि ईसीजी पढ़ा दो। ओके, सो ईसीजी इज़ अ वेरी ह्यूज टॉपिक, एक दिन में कवर नहीं होता है, बट मैंने बेसिकली उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं वो मैंने बेसिकली रखा है, सो डैट क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी ही आने वाला है, बहुत कम टाइम है, तो आपको एटलीस्ट इतने टॉपिक पे फोकस करना है ईसीजी में, ठीक है ना। सो लाइक हम क्या क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट हम ईसीजी की नॉर्मल चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, लाइक कितना नॉर्मल क्या है उसमें, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हाउ टू कैलकुलेट रेगुलर एंड इरेगुलर रेट, रेगुलर और इरेगुलर रिदम होगा तो कैसे रेट कैलकुलेट करना है। साइनस ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, साइनस टेकिकार्डिया क्या होता है, ठीक है ना। एबनॉर्मल पी वेव कब कब होते हैं, एबनॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब कब होते हैं। हार्ट ब्लॉक वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट ब्लॉक्स में जो ईसीजी चेंजेस होता है ना, लाइक फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, बेसिकली वो क्या करते हैं, ईसीजी का जो भी एक रिदम वाला लीड, ईसीजी का एक स्टेप्स दे देते हैं एंड पूछते हैं कि ये फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री क्या है। तो आपको लाइक आप तो आज ना आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है एटलीस्ट कि कैसे हार्ट ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं बाय वाचिंग दिस क्या बोलते हैं, ईसीजी रिदम। उसके बाद एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड ईसीजी चेंजेस इन पोटेशियम लाइक हाइपोकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया। तो एटलीस्ट ये चीज़ें आपको ईसीजी के बारे में पता होना चाहिए बिफोर द एग्जाम। ओके, सो स्टार्ट विद द नॉर्मल थिंग्स। आपको सबको पता है कि पहले पी वेव होता है, लाइक पी वेव, दिस इज द हाँ, दिस इज द पी वेव, इससे दिखेगा पी वेव, देन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, देन दिस इज टी वेव, ठीक है ना। सो ये हमारा नॉर्मल ईसीजी रिदम होता है, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। पी वेव क्या बताता है, पी वेव बताता है हमारा एट्रियल, क्या बताता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इज द पी वेव, है ना। जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करता है, डीपोलराइज होता है, सो इट डोनेट द पी वेव, ठीक है ना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या पता होना चाहिए कि जो पी वेव है ना, इट शुड बी लेस देन 120 मिली सेकेंड। देखो क्या होता है, जो हमारा ईसीजी आपको ये जो दिख रहा है ना, जो आपको स्ट्रिप्स दिख रही है, इसमें एक ये बड़ा सा बॉक्स है, दिख रहा है आपको, एक बड़ा सा बॉक्स है, इससे दिखेगा, एक बड़ा सा बॉक्स है एंड उसके अंदर छोटा छोटा सा बॉक्स है ना, दिख रहा है ना। तो ये बड़ा सा बॉक्स है, इस बड़े से बॉक्स में 5 छोटे छोटे बॉक्स है, ठीक है ना। सो एक बड़ा सा बॉक्स है, यहाँ पे मैं बनाती हूँ, एक बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर 5 छोटे छोटे और बॉक्स है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो ये 5 ऐसे बॉक्स है, 5 ऊपर एंड 5 नीचे, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे समझ लो। एंड जो एक बॉक्स है ना, एक छोटू सा जो बॉक्स है वो 40 मिली सेकेंड का होता है। कितने का होता है, एक छोटा जो बॉक्स है, ये जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है ना, वो 40 मिली सेकेंड का होता है। कितने सेकेंड का होता है, 40 मिली सेकेंड का। और एक बॉक्स में टोटल कितने हैं, 5 है, तो 4 5 से 20, मतलब 200 मिली सेकेंड का होगा। मतलब एक बड़ा बॉक्स कितना सेकेंड का होगा, 200 मिली सेकेंड। तो इतना समझ में आ गया आपको। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखना कि इन ईसीजी जो स्ट्रिप्स होती है उसमें एक बड़ा बॉक्स होता है, बड़ा बॉक्स एंड उसके अंदर छोटे छोटे 5 बॉक्स होते हैं, एंड एक छोटा बॉक्स जो है वो 40 मिली सेकेंड का होता है। कितने का होता है, 40 मिली सेकेंड का होता है। तो 5 होता है, एक बड़े बॉक्स में 5 होता है, तो 4 5 सा 20, मतलब 200 मिली सेकेंड। मतलब एक बड़ा सा जो बॉक्स है वो कितने का होता है, 200 मिली सेकेंड का होता है। सो पी वेव क्या बताता है, पी वेव बताता है हमारा एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या बताता है, ये एमसीक्यू एग्जाम में आ रहा है, कितना सिंपल है ना। पी वेव क्या बताता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन बताता है। ये तो 11 12 के बच्चों को पता होगा, ओके, आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल ड्यूरेशन शुड बी लेस देन 120 मिली सेकेंड। पी वेव का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, लेस देन 120 मिली सेकेंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए, लेस देन 120 मिली सेकेंड होना चाहिए। अभी कभी याद करना है, ठीक है ना। इट मीन्स कि छोटा बॉक्स 40 मिली सेकेंड का होता है, तो छोटा 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 मतलब 3 बॉक्स होना चाहिए। मतलब कि जो पी वेव है वो लेस देन 3 बॉक्स में आ जाना चाहिए। जो आपको छोटा छोटा जो बॉक्स दिख रहा है ना, जो पी वेव है आपको दिख रहा है 1 2 3, लेस देन 3 बॉक्स में आपको पी वेव आ गया है। 1 2 3 मतलब कि लेस देन 3 बॉक्स में आपको पूरा पी वेव, सॉरी ये तो टी वेव है, लेस देन 3 बॉक्स में आपको पूरा पी वेव आ गया है, आ गया ना। लेस देन 3 बॉक्स में आप देखो, लेस देन 3 बॉक्स में आ जाना चाहिए, ठीक है। सो पी वेव उसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन है डेट इज लेस देन 120 मिली सेकेंड, एंड ये कब कितने में आना चाहिए, स्मॉल लेस देन 3 बॉक्स में ये पूरा पी वेव आ जाना चाहिए। एंड उसकी जो वर्टिकल हाइट बोले तो वर्टिकल हाइट शुड बी लेस देन 2.5 मिलीमीटर।
वर्टिकल हाइट शुड बी लेस देन 2.5 मिलीमीटर। मैं ये क्यों बता रही हूँ कि आगे जो मैं बताऊँ ना एबनॉर्मल पी वेव कब दिखता है, तो उसमें बेसिकली यही चेंज होगा, जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो जाएगा, जो एम्पलीट्यूड है, जो वर्टिकल हाइट है वो चेंज हो जाएगी, तो पी वेव एबनॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, सो पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन, नॉर्मल ड्यूरेशन इज लेस देन 120 मिली सेकेंड एंड स्मॉल बॉक्स लेस देन 3 एंड वर्टिकल हाइट शुड बी लेस देन 2.5 mm। उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद हमारा आता है पी क्यू। क्यू वेव क्या बताता है, इट इज सेप्टल डीएक्टिवेशन बताता है, एंड क्यू वेव जो है वो वन स्मॉल बॉक्स में आ जाना चाहिए। जो क्यू वेव है ना, यहाँ पे देखो, ये जो क्यू वेव है, क्यू वेव शुड बी इन क्यू आर एस। सो क्यू वेव जो है ना वो लेस देन वन स्मॉल बॉक्स में आ जाना चाहिए, तो उसका जो ड्यूरेशन है लेस देन 40 मिली सेकेंड। कोई भी एक याद कर लो, आपको बस क्या याद करना है, फर्स्ट ऑफ को याद करना है कि वन स्मॉल बॉक्स इज फॉर 40 मिली सेकेंड, और एक स्मॉल बॉक्स में 5 बॉक्सेस होते हैं, तो मतलब कि 200 मिली सेकेंड। ये याद हो गया। देन आप ये जो ड्यूरेशन याद करोगे कि पी वेव शुड बी लेस देन 120 मिली सेकेंड, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा लेस देन 120 मिली सेकेंड, इट मीन्स लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स, क्योंकि एक जो है वो 40 का होता है, तो 40 ऐसे ही क्यू वेव जो है वो कितना होना चाहिए, लेस देन 40 मिली सेकेंड का होना चाहिए, मतलब कि लेस देन वन स्मॉल बॉक्स होना चाहिए। ये याद हो गया, ओके। देन कमिंग टू द पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल जो है आगे इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों, जब हम हार्ट ब्लॉक पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो सबसे पहले पी आर इंटरवल कितने को कहते हैं। सो पी आर इंटरवल इज नॉट की लाइक पी, यहाँ पे आर है ना, सो ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक को पी आर बोलेंगे, नो, इट इज लाइक कि स्टार्टिंग फ्रॉम द पी वेव टू स्टार्टिंग फ्रॉम द क्यू वेव, इट इज नोन एज पी आर इंटरवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए पी आर इंटरवल है कहाँ से कहाँ तक। सो पी आर इंटरवल इज फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ पी वेव टू स्टार्टिंग ऑफ क्यू वेव, इट इज नोन एज पी आर इंटरवल। एंड पी आर इंटरवल क्या बताता है, पी आर इंटरवल बताता है ए वी नोड कंडक्शन, लाइक फ्रॉम कंडक्शन फ्रॉम एस ए नोड टू ए वी नोड, दिस इज द ड्यूरेशन। ओके, सो दिस इज द पी आर इंटरवल, एंड इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन होना चाहिए डेट इज 120 टू 200 मिली सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे ना मिली सेकेंड में चीजें बताई है, आपने सेकेंड में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा 0.12 सेकेंड पढ़ा होगा, तो आपको लग रहा होगा ये क्या पढ़ा रही है, गलत पढ़ा रही है। नो, आई एम टेलिंग यू इन मिली सेकेंड, और आपने सेकेंड में पढ़ा होगा, तो अगर आपको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो सिंपल 0.12 हो जाएगा, है ना, सिंपल 0.2 सेकेंड हो जाएगा, सिंपल है ना। सो मिली सेकेंड ईजी होता है, इसलिए मैंने आपको याद करवाया। सो पी आर इंटरवल का जो नॉर्मल ड्यूरेशन है डेट इज 120 टू 200 मिली सेकेंड, 120 टू 200 मिली सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अच्छे से याद कर लो, आगे जाके सारा पी आर इंटरवल का, ठीक है ना। पी आर इंटरवल मतलब हार्ट ब्लॉक में ओनली, पी आर इंटरवल 120 टू 200 मिली सेकेंड इज नॉर्मल ड्यूरेशन, मतलब कि 120 मतलब 3 स्मॉल बॉक्स, 200 मिली सेकेंड मतलब कि 3 to 5 स्मॉल बॉक्स में हमारा पी आर इंटरवल आ जाना चाहिए। लाइक फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है 3 to 5 स्मॉल बॉक्स में आ जाना चाहिए। देखो 1 2 3 4 एंड 4 हाफ, है ना, तो आगे ना 3 to 5 स्मॉल बॉक्स में। सो यही है, दिस इज द नॉर्मल 120 to 200 मिली सेकेंड होता है पी आर इंटरवल का नॉर्मल ड्यूरेशन, एंड इट शुड बी कम इन द 3 to 5 स्मॉल बॉक्स। ठीक है, उसके बाद हमारा पी वेव हो गया, क्यू वेव हो गया, पी आर इंटरवल हो गया। देन कमिंग टू द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, सबको पता है, इट टेल्स द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है डेट इज 80 to 100 मिली सेकेंड। कितना होता है, 80 to 100 मिली सेकेंड। आपको ये चीजें याद करना है, ठीक है ना, 80 to 100 मिली सेकेंड मतलब कि 2 से 2.5 स्मॉल बॉक्स में हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो आ जाना चाहिए। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कितने में आ जाना चाहिए, 2 to 2.5 स्मॉल बॉक्स में, मतलब कि 80 to 100 मिली सेकेंड इज द नॉर्मल ड्यूरेशन फॉर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। पी वेव क्या बता रहा था, पी वेव बता रहा था हमारा एट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, सो एट्रियल रेट नॉर्मल कितना होना चाहिए, 60 to 100, सबको पता है 60 to 100। एंड वेंट्रिकल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या बता रहा है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बता रहा है हमारा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। सो मतलब कि वेंट्रिकुलर रेट कितना होना चाहिए, 60 to 100, मतलब कि एट्रियल रेट और वेंट्रिकुलर रेट दोनों कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जितना पी वेव होगा उतना ही क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होने चाहिए ना। सो एट्रियल रेट शुड बी इक्वल टू वेंट्रिकुलर रेट, है ना। आगे जो प्रॉब्लम आती है वही होती है कि एट्रियल रेट कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, कभी कुछ होता है ना। सो ये पता होना चाहिए आपको। सो हमने पी वेव पढ़ लिया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, क्यू वेव पढ़ लिया, पी आर इंटरवल पढ़ लिया। देन कमिंग टू द क्यू टी इंटरवल। क्यू टी इंटरवल क्या बताता है, क्यू टी इंटरवल लाइक फ्रॉम क्यू टू एंड ऑफ टी, from starting of Q wave to end of T wave is QT interval. This is from यहाँ से यहाँ तक, this is the QT interval, है ना। from यहाँ से Q से लेके from this is the QT interval। ठीक है, QT interval क्या बताता है, QT interval is a like ventricular depolarization and ventricular repolarization is QT interval, and इसका जो normal duration है that is
360 टू 440 मिली सेकेंड, मतलब कि 9 to 11 स्मॉल बॉक्स में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। देन कमिंग टू द टी वेव, टी वेव जो है, टी वेव क्या बताता है, इट टेल्स द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन क्या बताता है, टी वेव बताता है, एंड इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है डेट इज 80 मिली सेकेंड टू 120 मिली सेकेंड, एंड मतलब कि 2 to 3 स्मॉल बॉक्सेज में आ जाना चाहिए। एंड एक और वेव होता है डेट इज यू वेव, यू वेव इज ऑल्सो प्रेजेंट, बट ये हमें प्रॉपर विजिबल नहीं होता है। यू वेव क्या बताता है, इट टेल्स द डिले रिपोलराइजेशन ऑफ प्यूपिलरी मसल्स होते हैं ना, उसका डिले रिपोलराइजेशन बताता है। आपने पढ़ा होगा कि प्रोमिनेंट यू वेव, प्रोमिनेंट यू वेव कहाँ होता है, हाइपोकैलेमिया में होता है ना प्रोमिनेंट, मतलब यू वेव अगर प्रोमिनेंट हो जाएगा सो एबनॉर्मल है, बट यू वेव नॉर्मली प्रेजेंट होता है, बट अगर ये प्रोमिनेंट हो गया देन इट इज एबनॉर्मल, ठीक है ना। एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट ये रहा फ्रॉम लाइक दिस पॉइंट टू दिस स्टार्टिंग ऑफ टी वेव, इट इज द एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट नॉर्मल कितना होना चाहिए, 80 मिली सेकेंड का होना चाहिए, दैट इज 2 स्मॉल स्क्वायर का होना चाहिए। तो पहले तो आपको ये चीज़ें पता हो जाना चाहिए, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू टी, पी आर इंटरवल और हमारा टी वेव है ना, एंड क्यू टी इंटरवल, ये कितने कितने का होता है, कितने बॉक्सेस में आते हैं, कितना इसका, मेनली आपको ड्यूरेशन याद कर लेना है, ठीक है। ड्यूरेशन याद हो गया, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था ना, पी वेव का जो नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है, लेस देन 120 मिली सेकेंड होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि, एंड जो उसका जो एम्पलीट्यूड है, जिसका जो वर्टिकल हाइट है, इट शुड बी लेस देन 2.5 मिलीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। एंड पी वेव शुड बी अपराइट, पी वेव दिख रहा है ना आपको, अपराइट है, ऊपर है, अपराइट है ना, अपराइट होना चाहिए। सो अगर अगर क्या होगा, अगर जो ड्यूरेशन है अगर मोर देन 120 मिली सेकेंड हो जाएगा, अगर ड्यूरेशन मोर देन 120 मिली सेकेंड हो जाएगा, उसको बोलते हैं पी माइट्रेल। पी माइट्रेल मतलब कि अगर लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट होता है ना, लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट होता है ना, इन दैट क्या आपको मिलेगा, जो पी वेव का जो ड्यूरेशन है ना वो मोर देन 120 मिली सेकेंड होगा, और पी वेव जो होगा ना वो बाई मॉडल पी वेव होगा, आपको दिख रहा है ना, बाई मॉडल पी वेव होगा, बाई मॉडल पी वेव होगा, काइंड ऑफ एम शेप का पी वेव होगा, एम शेप का पी वेव होगा, एंड जो ड्यूरेशन है वो भी मोर देन 120 मिली सेकेंड हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं पी मिट्रेल। एंड दूसरा होता है हमारा पी पल्मोनेल। पी पल्मोनेल लाइक कि पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में क्या होगा कि जो राइट एट्रियल है ना वो इनलार्ज हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ राइट एट्रियल इनलार्जमेंट जो पी वेव की जो हाइट है ना, जो एम्पलीट्यूड है ना, वो मोर देन 2.5 mm हो जाएगी, है ना। देखो ये हमारा नॉर्मल होना चाहिए था, बट यहाँ पे पी वेव की हाइट है ना वो ज़्यादा हो गई है, दैट इज द पी पल्मोनेल। तो आपको पी मिट्रल एंड पी पल्मोनेल समझ में आ गया। पी वेव एब्नॉर्मल कहाँ कहाँ होता है, पी माइट्रल एंड पी पल्मोनेल कब होता है, कैसे होता है, समझ में आ गया, ठीक है ना। एंड वन मोर थिंग आपको पी वेव के बारे में क्या याद करना है कि इन एवीआर लीड्स, यहाँ पे है, यस ये दिस वन, हाँ दिस इज इन एवीआर लीड्स में क्या होता है ना, जो पी वेव होता है ना वो नेगेटिव होता है, मतलब कि यूजुअली आपने क्या देखा, पी वेव ऐसी होता है पॉजिटिव होता है, हमने हर जगह ये देखा ना, पी वेव पॉजिटिव होता है, पी वेव जो है वो अपसाइड होता है, बट इन एवीआर लीड जो पी वेव है ना वो नेगेटिव होगा, नीचे होगा, एंड इट इज नॉर्मल। अगर ये है इट मीन इट इज एबनॉर्मल नहीं, इट इज नॉर्मल, ये नेगेटिव डायरेक्शन होता है, इसलिए एवीआर में ये पी वेव क्या होता है, डाउन साइड होता है, ठीक है ना, पी वेव नेगेटिव होता है। एंड इन V1 जो लीड होता है ना, V1 लीड में जो पी वेव है ना वो बायोफेजिक पी वेव होता है। सो ये सारी चीजें नॉर्मल है, पी वेव नेगेटिव इन एवीआर लीड्स, एंड V1 लीड्स में बायोफेजिक पी वेव होगा, पी वेव जो होगा वो बायोफेजिक होगा, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, ठीक है। सो पी वेव अपराइट होना चाहिए इन ऑल द लीड्स एक्सेप्ट पी एवीआर लीड्स, ठीक है ना, एंड बाईफेजिक होना चाहिए B1 में, बाकी सब में वो नॉर्मल होता है, ठीक है। उसके बाद पी वेव की नॉर्मल ड्यूरेशन आपको समझ में आ गई, 120 मिली सेकेंड, जो हाइट है वो लेस देन, हाइट जो है वो शुड बी लेस देन 2.5 mm। कब बढ़ेगी, पी पल्मोनियल में बढ़ जाएगी उसकी हाइट, एंड पी मेट्रियल में जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट पी वेव। कमिंग टू द हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करना है, वेरी वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको मेनली बेसिकली आपको लीड टू देखना है, लीड टू रिदम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सा हार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, रिदम जो है वो रेगुलर होना चाहिए। अगर रिदम रेगुलर होगा तो हम हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम करेंगे सिंपल 300 अपॉन में नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर बिटवीन आर इंटरवल। मतलब कि सबसे पहले हम चेक करेंगे जो रिदम है वो रेगुलर है कि इरेगुलर है। रेगुलर कैसे पता चलेगा, मतलब कि आर इंटरवल नॉर्मल होगा, सेम बॉक्सेस होगा, लाइक जितना यहाँ पे है उतना सेम बॉक्स होगा, ठीक है। एंड पी इंटरवल सेम होगा, इट मीन्स इट इज द रेगुलर इंटरवल, ठीक है ना। रेगुलर इंटरवल होगा मतलब तो क्या करेंगे आप कि एक लार्ज बॉक्स लेंगे, लाइक हमने ये वाला एक लार्ज बॉक्स ले लिया। लार्ज बॉक्स लेने के बाद उसमें जो नंबर ऑफ स्क्वायर है, लार्ज स्क्वायर है, वो काउंट करेंगे, इसमें आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। यस दिस वन इज वेरी क्लियरली देखो, 300 अपॉन में
अपॉन में हमने लाइक यहाँ से यहाँ तक ले लिया है ना, दिस इज द रेगुलर रिदम, हम मान लेते हैं ये रेगुलर रिदम है, हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। सो यहाँ पे हम लार्ज बॉक्स काउंट करेंगे, तो देखो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 एंड ये थोड़ा सा हाफ दिख रहा है आपको, यहाँ पे हाफ होगा एंड यहाँ पे अप्रॉक्स हाफ होगा, तो मतलब टोटल 4 समझ लो। टोटल 4 कितने हो गए, आर के बीच में टोटल लार्ज बॉक्स कितने हो गए, 4 हो गए, तो 300 अपॉन में 4, तो कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20, तो 75 बीट पर मिनट हमारा क्या होगा, हार्ट रेट हो गया। तो समझ में आ गया कैसे करना है, 300 अपॉन में नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स बिटवीन आर इंटरवल, इन व्हाट केस, इन रेगुलर रिदम, कब, रेगुलर रिदम में, ठीक है। अगर रिदम रेगुलर होगा तो कुछ नहीं करना, सिंपल है, 300 अपॉन में नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स बिटवीन आर इंटरवल, एक आर इंटरवल के बीच में, फ्रॉम 1 आर इंटरवल टू सेकेंड आर इंटरवल में जितने लार्ज बॉक्सेस हो रहे हैं उसको काउंट करेंगे एंड डिवाइड कर देंगे, वेरी सिंपल। बट अगर इन केस रिदम है वो इरेगुलर होगा तो क्या करना है, अगर रिदम इरेगुलर होगा तो हमें 6 सेकेंड की स्ट्रिप्स लेनी है, 6 सेकेंड की स्ट्रिप्स लेनी है, 6 सेकेंड की स्ट्रिप्स लेनी है, मतलब कि क्या करना है, सिंपल। 6 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 6 सेकेंड मतलब हमने बताया ना आपको कि एक जो बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स में 5 छोटे बॉक्स होते हैं एंड एक छोटा बॉक्स कितना का होता है, 40 मिली सेकेंड का, तो बड़ा बॉक्स पूरा कितने का हो जाएगा, 200 मिली सेकेंड का हो जाएगा। 200 मिली सेकेंड, इसका मतलब कि 0.2 सेकेंड का हो जाएगा, 200 मिली सेकेंड मतलब कि 0.2 सेकेंड का हो जाएगा एंड उसको आप 30 बॉक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, 30 लार्ज बॉक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 6 सेकेंड आ जाएगा, है ना। इसलिए आपको इतना आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको सिंपल याद करना है कि हमें 6 सेकेंड का स्ट्रिप्स लेना है, इट मीन्स हमें 30 बॉक्स काउंट करने हैं, 30 लार्ज बॉक्स हमें लेना है, 30 लार्ज बॉक्स ले लिया, ठीक है, हमने 30 लार्ज बॉक्स ले लिया, लेट सपोज हमने यहाँ से यहाँ तक 30 लार्ज बॉक्स हो रहा है, लेट सपोज, ठीक है, 30 लार्ज बॉक्स यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हमें QRS कॉम्प्लेक्स हमें काउंट करना है, QRS कॉम्प्लेक्स काउंट करना है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे QRS कॉम्प्लेक्स काउंट करने हैं एंड उसको क्या करना है, लेट सपोज हमारा QRS कॉम्प्लेक्स कितना आया, 10 आया, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 बीट पर मिनट क्या आ गया, हमारा हार्ट रेट आ गया। रेगुलर का क्या करना था, सिंपल था, 300 बाई लार्ज बॉक्स, नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स बिटवीन आर इंटरवल। बट इन केस ऑफ इरेगुलर हार्ट रेट क्या करना है आपको, एक 6 सेकेंड की स्ट्रिप्स लेनी है, इसका मतलब कि 30 लार्ज बॉक्स लेने हैं एंड 30 लार्ज बॉक्स के बीच में जितने QRS कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं उसको काउंट करना है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी द हार्ट रेट, ठीक है। सो आपको हार्ट रेट कैलकुलेट करना आ गया फॉर रेगुलर एंड फॉर इरेगुलर रिदम, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। सो कमिंग टू द एबनॉर्मल चीजें, दैट इज द साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल साइनस रिदम पता है आपको क्या होता है, साइनस रिदम का मतलब कि क्या होगा, पी वेव होंगे, यस पी वेव होगा, इसको मिटा देती हूँ तो थोड़ा अच्छे से आएगा, पी वेव होगा हमारा, ठीक है, पी वेव होगा, उसके बाद हमारा QRS कॉम्प्लेक्स होगा, पी वेव होगा, ठीक है, उसके बाद हमारा QRS कॉम्प्लेक्स होगा, एट्रियल डिपोलराइज होगा, देन वेंट्रिकुलर डिपोलराइज होगा, देन हमारा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होगा। सो पी वेव फॉलोड द QRS कॉम्प्लेक्स फॉलोड द टी वेव, ठीक है, एंड उसका जो आपको मैंने नॉर्मल ड्यूरेशन बता दिया, वो प्रॉपर नॉर्मल ड्यूरेशन होना चाहिए, है ना। एंड RR इंटरवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इट मीन्स द रिदम इज रेगुलर है, हार्ट रेट जो है वो 60 to 100 के बीच में होना चाहिए, so मतलब कि रेट भी क्या है, नॉर्मल है, सो इट इज द साइनस रिदम, है ना, साइनस रिदम है। पी वेव फॉलो द QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स के बाद हमारा टी वेव आएगा, रिदम रेगुलर है, हार्ट रेट जो है वो 60 to 100 है, इट मीन साइनस रिदम है, ठीक है। देन सेकेंड हमारा होता है साइनस ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया सबको पता है कि अगर ब्रेडी में क्या होता है कि हमारा नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है, 60 to 100, 60 to 100 बीट पर मिनट इज द हमारा नॉर्मल हार्ट रेट। अगर 60 से कम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया कब बोलेंगे, साइनस ब्रेडिकार्डिया का मतलब कि रिदम रेगुलर है, रिदम जो है ना रेगुलर, मतलब पी वेव QRS कॉम्प्लेक्स देन टी वेव, रिदम इज रेगुलर ओनली। क्या डिफरेंस हो रहा है कि यहाँ पे जो आपका हार्ट रेट है ना वो 60 से कम आ रहा है, ठीक है ना। रिदम इज नॉर्मल, पी QRS एंड टी वेव होगा, एट्रियल रेट एंड वेंट्रिकुलर रेट क्या होगा, वो नॉर्मल होगा, जितने पी वेव होंगे उतने QRS कॉम्प्लेक्स भी होंगे ना। सो एट्रियल रेट एंड वेंट्रिकुलर रेट इज नॉर्मल, ठीक है ना। एट्रियल रेट एंड वेंट्रिकुलर रेट इज लेस देन 60, इट इज नोन एज साइनस ब्रेडिकार्डिया, मतलब कि हार्ट रेट क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। कब कब होता है, लाइक सिक साइनस सिंड्रोम हो गया, अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिप्निया, और क्या होता है, कुशिंग्स ट्राइड होता है ना, आपने ट्राइड सुना है ना, कुशिंग्स ट्राइड। सो हमारा हाइपरटेंशन होता है ना, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिप्निया। सो इंक्रीज ICP में हो गया। एथलीट्स को नॉर्मली हार्ट रेट कम होता है
होता है, एंड स्टिमुलेशन ऑफ वेगल रिस्पॉन्स अगर स्टिमुलेट कर देते हैं तो उसकी वजह से साइनस ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, अगर सिम्टम्स नहीं है, कुछ एसिम्टोमेटिक है तो आपको कुछ इतना वो नहीं करना है, बट अगर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं एंड बहुत लाइक 40 से कम हार्ट रेट चला गया है तो हम क्या देते हैं, एट्रोपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है ना। सो साइनस ब्रेडिकार्डिया समझ में आ गया, एवरीथिंग इज नॉर्मल, ओनली द हार्ट रेट इज लेस देन 60, इट इज साइनस ब्रेडिकार्डिया। सेकंड वन इज द दिस इज इट इज द नॉर्मल साइनस रिदम एंड दिस इज ऑल्सो द नॉर्मल साइनस रिदम। द ओनली डिफरेंस इज कि जो हार्ट रेट है वो लेस देन 60 है, लेस देन कितने हैं, 60 है। इसमें कैलकुलेट करो कैसे होगा, देखो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स एंड ये आधा आधा है 4 बॉक्स है, तो सेम 300 था ना, 300 अपॉन में 300 अपॉन में क्या बोलते हैं ये 4 बॉक्स है ना, 4 बॉक्स। तो ये करो एंड यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 एंड लाइक थोड़ा थोड़ा और एक्स्ट्रा भी है, तो हम अगर 300 बाई 6 करेंगे तो देखो कितना हार्ट रेट कम आ जाएगा ना। 6 इज यहाँ पे थोड़ा सा हाफ वफ भी है, तो लाइक 6 7 मान लो आप। सो आपको डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा हार्ट रेट कितना है, यहाँ पे हार्ट रेट थोड़ा लाइक ज़्यादा आएगा, मतलब नॉर्मल आएगा। सो इट इज़ द नॉर्मल साइनस रिदम एंड इट इज़ द ब्रेडिकार्डिया, जो हार्ट रेट है वो लेस देन 60 है। सेकेंड वन इज द साइनस टेकिकार्डिया। साइनस टेकिकार्डिया क्या है, इट इज ऑल्सो द नॉर्मल, लाइक रेट इज रिदम इज नॉर्मल, पी वेव QRS कॉम्प्लेक्स देन टी वेव। एट्रियल रेट एंड वेंट्रिकुलर रेट इज नॉर्मल, ओनली द डिफरेंस इज कि एट्रियल रेट एंड वेंट्रिकुलर रेट जो होगा वो मोर देन 100 होगा, लाइक 60 to 100 इज नॉर्मल, 60 to 100 इज नॉर्मल, मोर देन 100 होगा तो साइनस टेकिकार्डिया होगा, ठीक है। सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लाइक फीवर होता है, तो साइनस टेकिकार्डिया देखने को मिलता है। एरोबिक एक्सरसाइज करने की वजह से, पेन की वजह से क्या होता है हमारा साइनस टेकिकार्डिया। देखो हम कैलकुलेट करते हैं 300 कहाँ गया, यहाँ पे है ना, ये 300 अपॉन में कितने बॉक्स है, 1 2 अप्रॉक्स 2.5 बॉक्स है, 2 बॉक्स 3 बॉक्स मान लेते हैं हम, तो कितना आ जाएगा, 100 आ गया है ना। वैसे ये 3 बॉक्स पूरा है नहीं, अगर इसको हम 2 ही बॉक्स मानेंगे, तो अगर 2 बॉक्स मानोगे तो कितना हो जाएगा, 150 हार्ट रेट हो गया ना। सो इट इज टेकिकार्डिया। तो आपको ऐसे रिदम दे, मतलब आपको ऐसे ECG का स्ट्रिप दे देंगे ना आपको कैलकुलेट करने के लिए, या फिर पूछ लेंगे कि ये साइनस ब्रेडिकार्डिया है, टेकिकार्डिया है, क्या है। तो आपको सबसे पहले आपको देखना है कि जो रेगुलरिटी देखनी है, आपको सबसे पहले क्या देखनी है, रेगुलरिटी देखनी है कि पी वेव है, QRS कॉम्प्लेक्स है, टी वेव है, यस। RR इंटरवल सेम है, PP इंटरवल सेम है, इट मीन्स इट इज द रेगुलर रिदम, ठीक है। देन आप हार्ट रेट कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर लेस देन 60 होगा तो ब्रेडिकार्डिया, मोर देन 100 होगा तो साइनस टेकिकार्डिया, सिंपल। देन कमिंग टू द ए सिस्टोल। ए सिस्टोल कुछ नहीं है, सिंपल ए सिस्टोल मतलब स्ट्रेट लाइन आ गई, क्या आ गई है, मतलब कि यहाँ पे ना ही कोई पी वेव है, नहीं यहाँ पे कोई QRS कॉम्प्लेक्स है, क्या है, सिंपल फ्लैट लाइन, क्या है यहाँ पे, सिंपल फ्लैट लाइन, दिख रहा है आपको, फ्लैट लाइन मतलब नो रिदम, दैट इज ए सिस्टोल। ए सिस्टोल होगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर कोई पेशेंट एडमिट है, आप वार्ड में हो या ICU में हो, कहीं पे भी हो, आपने देखा कि मॉनिटर में ए सिस्टोल आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो आप क्या करोगे, योर फर्स्ट एक्शन शुड बी, आपको क्या चेक करना है, आपको देखना है कि जो ECG जो प्लेसमेंट है वो प्लेस है या फिर लाइक जो लीड्स वगैरह हट गई है, क्या है ना, ये सबसे पहले देखना है। सबसे पहले आपको ECG लीड्स देखना है, ऐसा नहीं जाते ही आप CPR स्टार्ट कर दोगे, नो। सबसे पहले आपको ECG लीड्स देखनी है कि वो प्रॉपर अटैच है कि नहीं है, एंड ये लाइक आराम से नहीं करना, बहुत जल्दी करना होता है। ECG लीड्स देखने हैं आपको, क्या चेक करना है आपको, कैरोटिड पल्स चेक करना है, एंड देन आपको CPR स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड लाइक इन्फॉर्मेशन वो सब तो होता ही रहेगा। उसके बाद कमिंग टू द PR इंटरवल, ठीक है ना। PR इंटरवल इट मीन्स कि PR इंटरवल बोले तो हार्ट ब्लॉक है ना, हम हार्ट ब्लॉक पे आ गए, ये अच्छे से देख लो आप, हार्ट ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो PR इंटरवल हमने अभी पढ़ लिया, PR इंटरवल नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है, 120 to 200 मिली सेकेंड इज द नॉर्मल ड्यूरेशन, सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है ना। सो PR इंटरवल जो है ना वो वेरी करता है, लाइक हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो हार्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है तो PR इंटरवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। सो इट्स नॉर्मल, आपने एक्सरसाइज किया, आपका हार्ट रेट बढ़ गया, PR इंटरवल कम हो गया, इट इज नॉर्मल। आप लाइक नॉर्मल हो गए, लाइक रेस्ट कर लिया, देन आपका हार्ट रेट नॉर्मल आ जाएगा, PR इंटरवल नॉर्मल आ जाएगा, सो इट्स नॉर्मल। बट अगर कोई चीज़ एकदम कंसिस्टेंटली आपको कॉन्स्टेंटली आपका कम रहे, कॉन्स्टेंटली कुछ ज़्यादा रहे, सो वो एबनॉर्मल आती है, वो चीज़ें कब आती है, एबनॉर्मल चीज़ों में इंक्लूड होती है। सो PR इंटरवल क्या होता है, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट डिग्री ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में क्या हो रहा है कि कंडक्शन फ्रॉम एट्रिया इज स्लो थ्रू AV नोड, मतलब कि कंडक्शन तो हो रहा है, कंडक्शन इज गोइंग ऑन, बट क्या हो रहा है, थोड़ा स्लो हो गया, क्या हो गया, थोड़ा स्लो हो गया। कंडक्शन फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स हो रहा है, फ्रॉम SA नोड टू AV नोड हो रहा है, बट क्या हो रहा है, थोड़ा स्लो हो गया है, ठीक है ना। सो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट डिग्री ब्लॉक।
फर्स्ट डिग्री ब्लॉक बोलेंगे, मतलब कि इसमें जो पेशेंट है जो जिसको होगा वो एसिम्प्टोमेटिक ही, मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक ही होते हैं, पता नहीं चलता सिम्टम्स की कुछ है मुझे, है ना, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में। इसमें आपको ईसीजी में कैसे पता चलेगा, ईसीजी में आपको कैसे पता चलेगा कि जो रेगुलरिटी होती है ना, रिदम जो होगा वो रेगुलर होगा, पी वेव होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, टी वेव होगा, पीपी इंटरवल, आरआर इंटरवल सब कुछ सेम होगा, मतलब कि रिदम क्या होगा, रेगुलर होगा। रेट कितना होगा, 60 to 100 होगा, मतलब रिदम भी रेगुलर होगा, रेट भी नॉर्मल होगा। एंड पी वेव के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, मतलब सब कुछ नॉर्मल होगा। द ओनली थिंग इज कि जो पी आर इंटरवल है ना वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। नॉर्मल कितना था, 120 to 200 मिली सेकेंड इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ पी आर इंटरवल। सो इन फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, जो पी आर इंटरवल है ना वो मोर देन 200 मिली सेकेंड हो जाएगा। एंड इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कॉन्स्टेंटली, ये हमेशा क्या होगा, पी आर इंटरवल आपका मोर देन 200 मिली सेकेंड होगा। सो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कहाँ पे गया, इमेज नहीं है, सिंपल है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है जैसे कि हमारा ये पी वेव हो गया, पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टी वेव, फिर हमारा पी वेव आएगा, है ना, पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टी वेव आएगा। सो जो ये पी आर इंटरवल है ना ये कॉन्स्टेंटली ज़्यादा रहेगा, लाइक लेट सपोज इट इज़ 250 मिली सेकेंड, लेट सपोज, है ना। सो यहाँ पे भी 250 मिली सेकेंड होगा, यहाँ पे भी 250 मिली सेकेंड होगा, ऐसा नहीं होगा कि बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसा नहीं, हमेशा ये 250 होगा। एंड इट इज कॉन्स्टेंटली, आप एक्सरसाइज करो, आप बैठे हो, आप रेस्ट कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, ये 250 ही रहेगा। देन इट इज नोन एज फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। इट इज नॉट वेरी विथ एक्सरसाइज, कुछ से ये वेरी नहीं करेगा, इट इज कॉन्स्टेंटली, पी आर इंटरवल इज प्रोलॉन्ग, इट इज नॉन एज फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। वेरी सिंपल, याद हो गया। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में आपका जो पी आर इंटरवल है वो मोर देन 200 मिली सेकेंड होगा एंड इट इज कॉन्स्टेंट, एंड इट इज कॉन्स्टेंट, ये वेरी नहीं करेगा, ऐसे नहीं कि 200 हो गया नेक्स्ट टाइम 250 हो गया, नेक्स्ट टाइम 260 हो जाएगा, 270 हो जाएगा, नो, इट इज ऑलवेज 250 मिली सेकेंड, ऑलवेज 250 मिली सेकेंड। आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल। सो मतलब कि इन फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो पी आर इंटरवल है इट शुड ऑलवेज बी मोर देन 200 मिली सेकेंड। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, देन कमिंग टू द सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या हो रहा है ना, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक इज टू टाइप। फर्स्ट हमारा है मोविट्स टाइप 1 एंड उसको वेंकी बैक बोलते हैं, एंड दूसरा होता है हमारा मोविट्स टाइप 2। सो सेकेंड डिग्री मोविट्स टाइप 1 में क्या होता है, सेकेंड डिग्री मोविट्स टाइप 1 में क्या होता है कि इट इज़ लाइक कि लॉन्गर देन ड्रॉप, लॉन्गर देन ड्रॉप, लॉन्गर देन ड्रॉप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो क्या हो रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे मतलब जो हमारा पी आर इंटरवल है इट इज प्रोलॉन्ग, पी आर प्रोलॉन्गेशन तो होगा, मतलब मोर देन 200 मिली सेकेंड तो होगा, बट क्या होगा ना कि यहाँ पे जो पी आर इंटरवल है ना, आप यहाँ देखो इस सीरीज में देखो, यहाँ पे पी आर इंटरवल क्या था, 160 मिली सेकेंड था, यहाँ पे 190 मिली सेकेंड हो गया, यहाँ पे 210 मिली सेकेंड हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे पी वेव आया, ठीक है, उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ही नहीं आया, देख रहे हो आप, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ही नहीं आया, मतलब इट इज मिस बिट, यहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं आया। देन अगेन पी इंटरवल आ गया एंड अगेन लाइक फिर वैसे नॉर्मल चलता रहेगा। सो इट इज लाइक कि मैंने क्या बताया यहाँ पे, लॉन्गर स्टॉप, लॉन्गर स्टॉप। सो देखो यहाँ पे पी वेव आया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टी वेव, पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टी वेव, पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टी वेव, पी वेव, यहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं आया, देन अगेन पी वेव आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखो यहाँ पे पी आर इंटरवल कुछ इतना है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया, दिख रहा है आपको, हाँ अब दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया, देन अगेन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ गया, देन यहाँ पे कुछ आया ही नहीं, देन अगेन यहाँ पे आया, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा, ठीक है। सो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैं बता, ये हमारा टाइप 1 था, टाइप 1 देख लो आप। सेकेंड डिग्री में क्या हो रहा है ना, सेकेंड डिग्री में देखो, सेकेंड डिग्री में क्या हो रहा है, इन सेकेंड डिग्री टाइप 2 जिसको हम मोविट्स टाइप 2 बोलते हैं, इसमें क्या हो रहा है ना कि पी आर इंटरवल नॉर्मल है या फिर कांस्टेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पी आर इंटरवल 160 है, 160 मिली सेकेंड, इट मीन्स इट इज नॉर्मल, है ना, ये हमारा नॉर्मल ही तो है। 120 टू 200 मिली सेकेंड क्या होता है, नॉर्मल ड्यूरेशन होता है। सो ये कभी कभी क्या होगा, नॉर्मल ही होगा, लाइक 120 टू 200 मिली सेकेंड के बीच में होगा, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, वेरी करता है, बट ये हमेशा कांस्टेंट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लाइक यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पी आर इंटरवल यहाँ पे 160 है,
यहाँ पे भी 160 है, यहाँ पे भी 160 है एंड यहाँ पे भी 160 है। यहाँ पे बीच में आपको QRS कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको इसमें देखो आप, यस देखो यहाँ पे PR इंटरवल, कुछ यहाँ पे PR इंटरवल है, देन यहाँ पे ये T वेव आ गया, देन QRS कॉम्प्लेक्स PR इंटरवल हो गया, देन अगेन यहाँ पे PR इंटरवल हो गया, देन यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स नहीं आया एंड देन यहाँ पे अगेन PR इंटरवल आ गया। ठीक है, सो ये हमारा क्या था, ये हमारा था मोविट्ज टाइप 2। अब आपको एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करना है कि देखो सेकंड डिग्री टाइप 1 में क्या हो रहा है कि PR इंटरवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, देन QRS कॉम्प्लेक्स ड्रॉप हो रहा है, नहीं है, देन अगेन P वेव आ रहा है। बट इन टाइप 2 में क्या हो रहा है ना, टाइप 2 में क्या हो रहा है कि PR इंटरवल जो है ना वो कांस्टेंट है। लाइक अगर वो 160 है तो 160 160 160, देन QRS कॉम्प्लेक्स बीट जो है वो एब्सेंट होगा, देन अगेन QRS कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ठीक है ना, सो देखो ये पूरा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, आपको सेम लग रहा है, सेम जो ड्यूरेशन है वो पूरा क्या है, सेम है। बट यहाँ पे क्या है, देखो ड्यूरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे फिर कम हो गया। तो एग्जाम में आपको कैसे करना है, पहले मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम में आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है ECG स्ट्रिप से। तो आपको क्या देखना है, आपको लास्ट वाला देखना है, आपको तो पहले ये ऐसे मार्क करना है, देन आपको लास्ट वाला देखना है एंड आपको फिर से जो QRS कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा, यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसके बाद जो ये फर्स्ट वाला होगा है ना, ये फर्स्ट वाला और ये जो लास्ट वाला है उसमें आप PR इंटरवल देखना, बहुत वेरी करेगा। यहाँ पे PR इंटरवल कुछ बहुत ही ज़्यादा है एंड यहाँ पे PR इंटरवल क्या है, कम है। एंड दूसरे वाले में आ जाओ, दूसरे वाले में देखो ये हमारा लास्ट है, ये हमारा लास्ट है एंड ये हमारा फर्स्ट है, यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स नहीं आया है, सो ये हमारा लास्ट है, ये हमारा फर्स्ट है। तो यहाँ पे देखो PR इंटरवल कितना है और यहाँ पे दोनों सेम सेम है ना। सो इन टाइप 2 में क्या होगा, आपको जो मिस्ट हमारा मिस्ड QRS कॉम्प्लेक्स जो होगा ना, उसके बाद वाला PR इंटरवल एंड उसके पहले वाला जो उससे पहले वाला जो PR इंटरवल होगा ना, दोनों सेम होगा। आपको आइडेंटिफाई करने का समझ में आ रहा है ना। मेरा मेन टारगेट अभी आपको ये समझाना है कि एग्जाम में आपको ECG स्ट्रिप्स आएगी एंड आपसे पूछेंगे कि ये हमारा टाइप 1 है या टाइप 2 है, सेकेंड डिग्री टाइप 1 है या टाइप 2 है, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि टाइप 2 में सेकेंड डिग्री टाइप 1 में क्या होगा कि जो QRS कॉम्प्लेक्स जो मिस्ड होगा, जो मिस्ड QRS कॉम्प्लेक्स होगा, उससे पहले वाला PR इंटरवल एंड उसके बाद वाला PR इंटरवल क्या होगा, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, अनइक्वल होगा। क्या होगा, वो अनइक्वल होगा। दिस इज द की थिंग्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टाइप 1 एंड टाइप 2 हार्ट ब्लॉक। बहुत इजीली, मतलब इजी वे में देख के ही पता करने वाला, ऐसे वाला मैं बताइए आपको। सो आपको मतलब QRS कॉम्प्लेक्स जो मिस्ड हो गया, मिस्ड QRS कॉम्प्लेक्स बीट से जो पहले वाला जो PR इंटरवल है एंड जो बाद वाला PR इंटरवल है वो क्या होगा, अनइक्वल होगा। अनइक्वल होगा इट मीन्स इट इज टाइप 1, इट इज सेकेंड डिग्री टाइप 1 हार्ट ब्लॉक। एंड बट अगर वो कांस्टेंट होगा, सेम होगा, मतलब कि जो मिस्ड QRS कॉम्प्लेक्स है उससे पहले वाला एंड उसके बाद वाला अगर PR इंटरवल दोनों सेम होगा, लाइक दोनों 160 मिलीसेकंड 160 मिलीसेकंड का होगा, इट मीन्स इट इज टाइप 2 सेकेंड डिग्री टाइप 2 हार्ट ब्लॉक। ये चीजें आपको समझ में आ गई। सो देखो सेकेंड डिग्री टाइप 1 में क्या हो रहा है ना, सेकेंड डिग्री टाइप 1 में क्या हो रहा है कि लाइक SA नोड से हमारा कंडक्शन आया AV नोड पे, AV नोड से हमारा कहाँ जाएगा, AV नोड से हमारा जाएगा, देखो ये हमारा, ये मैं बता देती हूँ आपको, कहाँ गया, मैंने आपके लिए लिखा था, हाँ हमारा 4 पेसमेकर होता है, SA नोड होता है, देन AV नोड होता है, देन बंडल ऑफ हिस होता है, देन पुरकिंजी फाइबर होता है। SA नोड, AV नोड, पुरकिंजी, वो बंडल ऑफ हिस, देन पुरकिंजी फाइबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सेकेंड डिग्री टाइप 1 में क्या हो रहा है ना, सेकेंड डिग्री टाइप 1 में क्या हो रहा है कि AV नोड से जो हमारा बंडल ऑफ हिस के पास स्लो जा रहा है कंडक्शन, तो SA नोड से AV नोड आया, AV नोड के बाद जो हमारा बंडल ऑफ हिस पे जाना था ना, क्या बोलते हैं कंडक्शन, वो स्लो जाएगा, मतलब कि प्रॉब्लम इज इन द AV नोड। ठीक है ना, इन कहाँ पे, टाइप 1, मतलब कंडक्शन क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। ठीक है ना, सो इट इज द इंट्रानोडल हार्ट ब्लॉक, इसको इंट्रानोडल हार्ट ब्लॉक भी बोलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक सेकेंड डिग्री टाइप 1 मोविट्स टाइप 1 वेंकी बैक एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रानोडल हार्ट ब्लॉक, मतलब कि ब्लॉकिंग इन द AV नोड, AV जो नोड है उसके अंदर प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है ना, सो कंडक्शन क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। सो इसकी वजह से मिस बीट हो रहा है, मतलब कि धीरे धीरे PR इंटरवल प्रोलॉन्ग होते QRS कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, मिस्ड हो रहा है, देन अगेन PR इंटरवल मतलब PQRS आ रहा है एंड देन अगेन प्रोलॉन्ग होगा, स्लो होगा एंड देन अगेन ड्रॉप हो जाएगा। बट इन टाइप 2 में क्या होता है ना, टाइप 2 में क्या हो रहा है ना, इट इज इंफ्रानोडल हार्ट ब्लॉक, मतलब क्या है, SA नोड से AV नोड कंडक्शन आया एंड
एवी नोड से कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हिस जाएगा ना, सो वहाँ पे प्रॉब्लम है। एंड वहाँ पे प्रॉब्लम है तो देखो क्या होता है ना, जैसे कि हमारा एसए नोड कितने 60 to 100 बीट पर मिनट से वो लाइक कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, बीट करता है। एवी नोड जो है 45 to 60 मेंटेन करता है। बट बंडल ऑफ हिस, अगर एसए नोड से एवी नोड आया, एवी नोड अगर काम नहीं कर रहा तो बंडल ऑफ हिस अपना काम करेगा, ये तो होता है। अब एवी नोड काम नहीं कर रहा तो बंडल ऑफ हिस काम करेगा, एंड वो लाइक एटलीस्ट 40 पर मिनट से वो कॉन्ट्रैक्ट करे, वो बीट करेगा। बट अगर बंडल ऑफ हिस में प्रॉब्लम हो गया तो क्या हो जाएगा, पुरकिंजी फाइबर तो लाइक 15 to 20 बहुत कम है ना, उससे तो कुछ काम ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो मोविट्स टाइप 2 होता है ना, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि विच हार्ट ब्लॉक इज वेरी वेरी डेंजरस, सो सेकेंड डिग्री टाइप 2 हार्ट ब्लॉक इज वेरी वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। क्योंकि क्या हो रहा है कि बंडल ऑफ हिस में ही प्रॉब्लम है, तो हार्ट मतलब कि जो हार्ट जो है वो कितने बीट कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 15 to 20 इज वेरी कम। सो सडन क्या आ जाएगा, कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, सडन अरेस्ट आएगा, सडन डेथ हो जाती है, सडन डेथ हो जाता है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मोविट्स टाइप 2 हार्ट ब्लॉक इज वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है। सो मतलब क्योंकि यहाँ पे इंफ्रा नोडल हार्ट ब्लॉक भी बोलते हैं, मोविट्स टाइप 1 को इंट्रा नोडल बोलते हैं क्योंकि वो एवी नोड में प्रॉब्लम होती है। मोविट्स टाइप 2 को इंफ्रा नोडल बोलते हैं क्योंकि वो एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिस में प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। सो पीआर इंटरवल नॉर्मल हो सकता है या फिर प्रोलॉन्ग भी होगा, बट हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा इन टाइप 2 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। सो आई थिंक आपको टाइप 2 समझ में आ गया। मैंने बहुत टाइम लगाया टाइप 2 में, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आते हैं, एंड हमें डिफरेंट ईसीजी में ना डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, समझ नहीं आता कौन क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। एंड कमिंग टू द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या आ रहा है ना, सिंपल है। इसमें क्या है कि देखो एसए नोड है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है ना, देन हमारा एवी नोड आएगा। तो मतलब यहाँ पे कंडक्शन ही नहीं हो रहा, मतलब कि सेकंड डिग्री में क्या हो रहा था ना, डिले कंडक्शन हो रहा था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, नो कंडक्शन एट ऑल। तो मतलब कि यहाँ पे एट्रियम अपना अलग ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकुलर अपना अलग ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सब अपनी मन मर्जी से चलेगा। एट्रियल अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकुलर अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। अब एट्रियल का अपना अलग रेट होगा, वेंट्रिकुलर का अपना अलग रेट होगा। ठीक है ना। सो नो कंडक्शन फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, एट्रिया बीट ऑन साइनस रेट एंड वेंट्रिकुलर बीट ऑन, खुद का खुद अपना लाइक वो करेंगे। ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, इसमें क्या होगा, एट्रियल रेट मतलब कि जो पी देखो ये पी वेव है, ये हमारा पी वेव है, ये हमारा पी वेव है, ये हमारा पी वेव है। ठीक है। सो पी वेव एंड जो हमारा ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, सो ये आर आर इंटरवल। सो पी इंटरवल एंड आर इंटरवल इक्वल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कि पी हमेशा नॉर्मल होगा, लाइक यहाँ पे पी जितना होगा उतना यहाँ पे पी होगा। सो पी इंटरवल इज नॉर्मल एंड आर इंटरवल इज नॉर्मल, बट पी इंटरवल इज नॉट इक्वल्स टू आर इंटरवल। मतलब कि देखो पी इंटरवल इतना है और आर इंटरवल कम है ना। सो पी इंटरवल इज नॉट इक्वल्स टू आर इंटरवल। ठीक है। एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ब्रॉडर होगा, ये आपको डिफ्रेंशिएट करना है। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक अगर आपको ईसीजी दिखेगा तो आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पी इंटरवल देखना है। पी इंटरवल इज नॉट इक्वल्स टू आर इंटरवल। यूजुअली क्या होता है, जितना पी इंटरवल होगा उतना आर इंटरवल होगा, जितना पी वेव होगा उतना आर वेव होगा, बट पी वेव नंबर ऑफ पी वेव इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर वेव, क्योंकि एट्रियल अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वेंट्रिकुलर्स अपना अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है ना। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ब्रॉडर होगा, एंड नंबर ऑफ पी वेव इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर वेव, एंड जो पी इंटरवल है इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू आर इंटरवल। ठीक है ना। सो ये हमारा थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक को डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है। ठीक है ना। ट्रीटमेंट क्या होता है, डुअल पेसिंग परमानेंट पेसमेकर लगाना पड़ता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में। ठीक है। सो ये हो गया। ठीक है ना। देखो पी इंटरवल क्या है, हमेशा सेम रहेगा, पी इंटरवल इज सेम, बट एंड आर इंटरवल इज ऑल्सो सेम, आर इंटरवल सेम रहेगा, बट पी इंटरवल इज नॉट इक्वल्स टू आर इंटरवल, एंड नंबर ऑफ पी वेव इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर वेव। ठीक है। तो आपको ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद कमिंग टू दिस क्यू सेप्टल डिफेक्ट। हाँ एक और थी, जो एमआई होता है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है ना, सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, बहुत सारे ईसीजी चेंजेस होते हैं, बट जो डीप क्यू वेव ना, इट इज़ अ परमानेंट, मतलब बाकी लाइक एसटी सेगमेंट डिप्रेशन एलिवेशन जो होता है ना वो सब बाद में नॉर्मल हो जाता है, बट डीप क्यू वेव ना हमेशा ही रहता है, इट इज़ परमानेंट, डीप क्यू वेव हमेशा ही रहता है इन एमआई। ठीक है ना। सो नैरो कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस टैकीकार्डिया, इट इज सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एंड वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकी, आगे मैं दिखाने वाली हूँ। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में। सो
एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है? एट्रियल फिब्रिलेशन इज नोन एज इरेगुलर पल्स। मतलब क्या है कि देखो, हम हमेशा लीड टू ही देखना होता है, लीड टू रिदम स्ट्रिप देखनी होती है। सो लीड टू में जब आप देखोगे ना, सो क्या होगा ना, यहाँ पे एट्रिया जो है ना वो बहुत बहुत फास्ट बीट करेगा। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या हो रहा है ना कि एट्रिया आर बीटिंग एट वेरी वेरी फास्ट इरेगुलर रेट। मतलब कि यहाँ पे जो एट्रिया है ना, वो मतलब बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, क्यूबर कर रही है, ऐसे 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 कर रही है, ठीक है ना। मतलब प्रॉपर ब्लड पंप ही नहीं हो रहा है, इस जस्ट ऐसे ऐसे क्यूबर कर रही है, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फोकाई है, तो जो हमारा एट्रिया है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, इट इज जस्ट क्यूबरिंग, इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इट इज जस्ट क्यूबरिंग, है ना, ऐसे ऐसे क्यूबर कर रही है। सो इसमें क्या होगा, आर इंटरवल क्या होगा, इरेगुलर होगा। आर इंटरवल क्या होगा, इरेगुलर होगा। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आर इंटरवल कितना इरेगुलर है। आर इंटरवल क्या होगा, इरेगुलर होगा। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या होगा, नैरो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा। एंड नो पी वेव सीन, आपको पी वेव पता नहीं चलेगा। पी वेव पता नहीं चलेगा तो ऑफकोर्स आपको पी आर इंटरवल का भी पता नहीं चलेगा। एंड जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, नैरो होगा। सो एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पी वेव क्या होगा, पी वेव नहीं होगा। पी आर इंटरवल ऑफकोर्स पता नहीं चलेगा। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या होगा, नैरो होगा। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या होगा, नैरो होगा। एंड आर आर इंटरवल क्या होगा, आर आर इंटरवल क्या होगा, इरेगुलर होगा। आर आर इंटरवल क्या होगा, इरेगुलर होगा। इट इज लाइक, आपको दिख रहा है ये पी में पता ही नहीं चल रहा है ना। सो दिस इज नोन एज एट्रियल फिब्रिलेशन। क्यों हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल फोकाई से जो वो इम्पल्स है वो जनरेट हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करे, वो क्या हो रही है, जस्ट क्यूबर कर रही है ना। इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड है वो अंदर स्टेसिस होगा, जो ब्लड है वो क्लॉट्स होने के बहुत चांसेस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड क्लॉट हो सकती है वो लाइक, ठीक है ना। सो ये एट्रियल फिब्रिलेशन में लाइक थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स वगैरह दिए जाते हैं ना। सो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ईसीजी में क्या होगा, नो पी वेव, नो पी आर इंटरवल, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नैरो होगा। आर आर इंटरवल क्या होगा, इरेगुलर होगा। आर आर इंटरवल क्या होगा, इरेगुलर होगा। एंड जो रेट होगा, रेट कितना होगा, रेट जो होगा इट इज अप्रॉक्स 300 to 600 बीट पर मिनट रेट होगा। क्योंकि मल्टीपल इलेक्ट्रिकल फोकाई है ना, वो अपना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर रही है। सो जो रेट है ना वो 300 to 600 बीट पर मिनट होगा, ठीक है। सो दिस इज द एट्रियल फिब्रिलेशन। कमिंग टू द एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो री एंट्रेंट सर्किट की वजह से एट्रियम में री एंट्रेंट सर्किट की वजह से जो एट्रियल है ना वो कॉन्ट्रैक्ट तो करे, बट बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सो प्रॉपर लाइक पंपिंग ही नहीं हो पा रहा है ना। सो इसमें क्या होगा, इसमें आपको पी वेव नहीं दिखेगा, यहाँ पे भी आपको पी वेव नहीं दिखेगा, पी आर इंटरवल भी ऑफकोर्स नहीं दिखेगा। बट यहाँ पे जो आर आर इंटरवल है ना वो ऑलमोस्ट ऑलवेज क्या होगा, रेगुलर होगा। यहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या था, आर आर इंटरवल क्या था, इरेगुलर था। यहाँ पे आर आर इंटरवल क्या होगा, रेगुलर होगा। एंड यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे ना आपको ऐसे 100 टूथ अपीयरेंस मिलेगा। कैसे मिलेगा, 100 टूथ अपीयरेंस, 100 टूथ पैटर्न मिलेगा, इसको बोलेंगे एट्रियल फ्लटर। ये दिस इज द की टू आइडेंटिफाई बिटवीन द एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फ्लटर। ईसीजी पहचानना सीख लो, मेनली एग्जाम में यही आता है, ठीक है ना। 100 टूथ अपीयरेंस होगा, ठीक है ना। सो ये हो गया। एंड वेंट्रिकुलर रेट भी यहाँ पे लाइक अप्रॉक्स 250 to 300 के बीच में होगा। जो रेट होगा वो 250 to 300 के बीच में होगा। उसके बाद कमिंग टू द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मल्टीपल डिसऑर्गेनाइज रेंट्रेंट सर्किट्स हो रहा है। मतलब कि मल्टीपल फोकाई है वेंट्रिकल्स में, वो अपना अलग अलग इम्पल्स जनरेट कर रही है इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी वेंट्रिकुलर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की जगह क्या हो रहा है, क्यूबर कर रही है। जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन में क्यूबर कर रही थी ना, वैसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में भी क्या हो रहा है, जो वेंट्रिकुलर्स है वो क्यूबर कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, क्यूबर कर रही है। तो जो क्या हो रहा है ना, जो ब्लड है वो प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो रहा है। मतलब कार्डियक आउटपुट यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल नील होगा, नो होगा, स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल डिसऑर्गेनाइज री एंट्रेंट सर्किट है, वो अपना अलग अलग इम्पल्स अलग अलग डायरेक्शन में जनरेट कर रही है, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल है कॉन्ट्रैक्ट करने की जगह से वेंट्रिकुलर क्या कर रही है, क्यूबर कर रही है। इसकी वजह से जो ब्लड है बिल्कुल भी सर्कुलेट नहीं हो रहा, नो कार्डियक आउटपुट एंड इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। सीधा क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है एंड डेथ हो सकती है, ठीक है ना। सो नो कार्डियक आउटपुट, सर्कुलेशन स्टॉप, सडन कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, ठीक है ना। सो इसमें क्या क्या होगा, हार्ट रेट होगा वो 200 to 250 पर मिनट होगा। जो रिदम होगा वो इरेगुलर होगा, रिदम इज प्रॉपरली इरेगुलर होगा, ठीक है। पी वेव नॉट आइडेंटिफाई, पी वेव आपको पता नहीं चलेगा, ऑफकोर्स पी आर इंटरवल भी पता नहीं चलेगा। एंड जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा ना वो बिजार होगा एंड बिजार इन शेप एंड डायरेक्शन,
ठीक है ना। जो QRS कॉम्प्लेक्स होगा ना वो बिजार होगा, पता ही नहीं चलेगा, कभी नैरो, कभी बड़ा, कभी छोटा, ऐसे होगा, ठीक है ना। सो इसका जो मैनेजमेंट होगा, अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आपको मॉनिटर में दिख रहा है तो आपको क्या करना है, ऑफ कोर्स आपको CPR स्टार्ट करना है। अगर शॉक है, DFib अवेलेबल है तो DFib देना है, शॉक देना है, DFib देना है। मतलब आपने पढ़ा ना शॉकेबल रिदम, सो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया इज द शॉकेबल रिदम, ठीक है ना। सो DFib देना है, CPR देना है, एड्रेनालिन देना है। उसके अलावा अगर अभी भी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अभी तक लाइक रिदम रेगुलर नहीं हुआ है तो आपको लाइक मायोड्रोन और लिग्नोकोइन वगैरह भी देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कमिंग टू द वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या हो रहा है कि वेंट्रिकल्स हैव सिंगल एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल लूप। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा था, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में मल्टीपल डिसऑर्गेनाइज्ड फोकाई से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रहा था। यहाँ पे सिंगल एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल लूप है जिसकी वजह से जो वो जो लूप है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स फायर कर रही है बहुत फास्टर रेट पे, ठीक है ना। एंड मेकिंग द वेंट्रिकल, मतलब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तो कर रही है, बहुत जल्दी कर रही है ना। ऐसे समझ लो जो वॉशिंग मशीन होती है ना, उसको अगर आप स्पिन साइकिल पर कर दो तो वो लाइक मूव तो होती है, बहुत तेज चलती है, बट जो उसका काम है वॉश करना वो नहीं हो पाएगा, प्रॉपर नहीं होगा। उसी तरीके से वेंट्रिकल यहाँ पे वेंट्रिकल मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है बहुत, इतना फास्ट रेट पे कर रही है कि प्रॉपर कार्डियक आउटपुट नहीं हो रहा है, बट बहुत थोड़ा बहुत हो रहा है, प्रॉपर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मेकिंग वेंट्रिकल्स बीट क्विकली इन रेगुलर पैटर्न बट नॉट ऑलवेज। कभी जो RR इंटरवल है ना, इसमें क्या होगा, RR इंटरवल जो QRS कॉम्प्लेक्स, कभी ये रेगुलर होगा, कभी ये इरेगुलर होगा, ठीक है ना। स्टिल पंप सम ब्लड बट मच लेस बिकॉज इट इज टू फास्ट, ठीक है ना। सो इफ अनस्टेबल, सो इसमें दो तरीके का होता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया पल्सलेस एंड पल्स वाला। अगर अनस्टेबल है, पल्स है, तो हम क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन एंड ड्रग्स लाइक अमेरोन देंगे। अगर पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया तो क्या करोगे आप, ऑफ कोर्स CPR और DFib, मतलब शॉकेबल रिदम होगा वो, ठीक है ना। सो ये हमारा इट इज़ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है ना। वाइड QRS कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ पे भी जो रेट होगा वो 100 to 250 होगा। रिदम क्या होगा, रेगुलर होगा। P वेव पता नहीं चलेगा, PR इंटरवल पता नहीं चलेगा, एंड जो QRS कॉम्प्लेक्स होगा वो वाइड होगा, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स एंड रेगुलर होगा। दिख रहा है आपको, रेगुलर एंड वाइड QRS कॉम्प्लेक्स। बट अगर इन सम केस क्या होता है, इरेगुलर भी होता है, उसको बोलते हैं टोर्सेडोज डी पॉइंट, है ना। पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी बोलते हैं, या फिर टोर्सेडोज डी पॉइंट्स। इसमें भी क्या होगा, जो हमारा RR इंटरवल है, जो वाइड QRS कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत बिजार होगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसे होगा। सो दिस इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया नॉर्मल एंड इट इज पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। एंड आपको एक क्या याद करना है, आपका हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया में जो ECG चेंजेस है, एक वो पढ़ना है आपको। वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। सो आपको एटलीस्ट इतना ECG के बारे में पढ़ के एग्जाम में जाना है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।